हेलो फ्रेंड्स, टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सॉल्यूशन वाले टेस्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 143वां आपके लिए प्रस्तुत है। 143 के पहले का भी सेट अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पर ही प्रत्येक जो सेट प्रैक्टिस है उसका पीडीएफ विदाउट सोल्यूशन के और सोल्यूशन के दोनों प्रकार का आपको वहां पर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये 143 नंबर सेट प्रैक्टिस जो है और ये जो 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है ये आपके 69th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट करेक्शन, बिहार पुलिस के लिए और बिहार के सिविल कोर्ट एग्जाम्स के लिए खूब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए है। और भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इसके अलावा रेलवे की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए और बिना कुछ सोचे इस टेस्ट सीरीज को पूरा का पूरा सुनने का प्रयास कीजिएगा। और अगर ऐसा आपको लगता है कि यह टेस्ट सीरीज दूसरे स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान रखेंगे कि यह सेट प्रैक्टिस जो आपके लिए है वो प्रतियोगिता परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन को सजाया गया है और उसी अनुसार आपको नियमित आंसर या सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर किया कीजिएगा। 143 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित किया गया है। अब देखेंगे, एक तरफ विभिन्न प्रकार के अधिनियम और आंदोलन दिए हुए, दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित ईस्वी के बारे में दिया हुआ है। तो भारतीय जल अधिनियम, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। सविनय आंदोलन 1930 ईस्वी में बिल्कुल भी सही दिया हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही हुआ है। और चौथा है सांप्रदायिक निर्णय, जिसकी क्या स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। जी नहीं, 1933 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड जिसे कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्णय जिसे कहा जाता है, इसे ही कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे ही कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालिक ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ध्यान रखेंगे। और भी ऑप्शन की ओर ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से प्रतिभागी करते हुए सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को लंदन भेजा गया था। हालांकि महात्मा गांधी दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर सहमति नहीं बन पाया था, जिसके कारण से लंदन से वापस लौट आए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू दलितों को अलग निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव पर इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हस्ताक्षर भी किया था। बाद में जाकर इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का देन था कि यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया था। और ध्यान रखेंगे, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इसी को लेकर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल को रद्द कर दिया गया था। इसे ही गांधी अम्बेडकर समझौता या इसी को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब जरा देखिएगा, तो दलितों को केंद्रीय विधायिका मंडल में इसी के तहत 11% के स्थान पर 18% और राज्य के विधायिका मंडल में 71 के स्थान पर 147 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपको सही नहीं है। 4 कथन आपको दिया हुआ और कहता है कौन सा कथन सही नहीं किया हुआ है,
तो जरा देखिएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल या थियोसोफिस्ट थी। बिल्कुल 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 सही है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना किया था, तो थियोसोफिस्ट थी डॉक्टर एनी बेसेंट, ये सही है। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद, तीसरा कथन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, क्या यह बात सही है? बिल्कुल यह बात गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर निकलता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो गांधीनगर में हुआ था, ये बात गलत हो जाएगा। क्लियर? कहाँ हुआ था, जरा इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में, और गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास तो इनका ही नाम था, तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की हत्या की भी बात करेंगे, जन्म की बात हो गई, अब हत्या की भी बात कर लेंगे। तो महात्मा गांधी की हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिरला भवन में, ये भी ध्यान रखेंगे, दिल्ली बिरला भवन में किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा गोलियों से छलनी करके कर दिया गया था। क्लियर? अब चलिए आते हैं एनिवेशन के बारे में। थियोसोफिस्ट थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो एनिवेशन के द्वारा ही, ध्यान रखेंगे, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। किसके द्वारा? तो इसमें सहयोगी के रूप में मैडम हेलेना ब्लावत्स्की भी थी और हेनरी अल्काट के द्वारा किया गया था। क्लियर? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी, वैसे लिखेंगे, इंडिया में तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बिल्कुल सही है। अब इसमें भी देखेंगे कि पहली बार 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी अल्काट के द्वारा किया गया था। अब जब भारत की बात आ जाएगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता जो है वो एलिवेशन के द्वारा ही किया गया था। 1907 ईस्वी में किया गया था अध्यक्षता किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी लिख लेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब किया गया? 1875 ईस्वी में। कहा किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। तो न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट या हेनरी अल्काट लिखेंगे, हेनरी अल्काट के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया गया था। मद्रास के पास, दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, मद्रास में अल्काट अड्यार में इसकी स्थापना किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो था वो मद्रास में था। और कब इसका मुख्यालय स्थापित किया? तो 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था? तो भारतीय धर्म, समाज और दर्शन में विश्वास व्यक्त करता था। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में इसकी स्थापना किया गया था। क्लियर? आर्य समाज के मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो 1877 ईस्वी में लाहौर में बनाया गया था। इसी में से याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो था, मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन पूछेगा, आर्य समाज का सबसे पवित्र पुस्तक कौन सा था? आर्य समाज का
आर्य समाज का सबसे पवित्र पुस्तक कौन सा था? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज का सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में जाना गया। आप इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का इसमें से सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं था? तो जरा ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, एडी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो है वो कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। क्लियर। ध्यान देंगे, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जब सत्ता में 1945 ईस्वी में आए थे ब्रिटेन में, तो ऐसे स्थिति में क्लीमेंट एटली ने मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन योजना को मार्च 1946 ईस्वी को भारत भेजा गया था। किसके द्वारा भारत भेजा गया था बना के भाई? तो तत्कालिक क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, क्लीमेंट एटली द्वारा मार्च 1946 ईस्वी को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन जो था उसमें 3 सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस जो थे वे अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, ये उसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन योजना के। क्लियर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो एक व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे पैट्रिक लॉरेंस उस समय पैट्रिक लॉरेंस जो थे पैट्रिक लॉरेंस उस समय भारत के सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार के बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एडी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी का प्रथम लॉर्ड या नौसेना थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है वो कहां पहुंचा? ध्यान रखेंगे, दिल्ली पहुंच गया था। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्ताव प्रकाशित किया था। अपना जो प्रस्ताव लेके आया था कैबिनेट मिशन, उससे प्रस्ताव प्रकाशित किया। कब किया? ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन 16 मई जो यह प्रस्ताव लेके आया था 16 मई 1946 ईस्वी को अपना प्रस्ताव जो है वो प्रकाशित किया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर क्या कहा गया? तो अंतरिम सरकार के गठन का बात कहा गया था। इस मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस रंग के बर्तन का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, किस रंग का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था? वो था लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का उपयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सबसे ज्यादा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में लाल और साथ ही एक और रंग काले रंग के मृद भांड का प्रयोग किया गया था। तो इसी में ध्यान रखेंगे, काला और लाल, काला एवं लाल रंग के मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों पर काले एवं लाल रंग का छपाई किया हुआ मिलता था। मिट्टी के बने हुए बर्तनों को भी मृद भांड कहा जाता था। आप समझ चुके होंगे। ध्यान रखेंगे, आग में पकी हुई मिट्टी जो होती थी वो मूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। पीले गेरू रंग का मृद भांड जो है वो ताम्र पाषाण संस्कृति का सूचक है। तो पीला जहां दिया हुआ रहेगा, पीला जो पीला गेरू रंग था, गेरू रंग का प्रयोग जो होता था वो ताम्र पाषाण काल के बर्तनों की मुख्य विशेषता हुआ करती थी। तो यह है। और भी ध्यान रखेंगे तो ओसीपी के मृद भांड का संबंध जो है वो पूर्व वैदिक काल में भी जोड़ा गया था। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। उत्तर
वैदिक वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के कवि और नाटककार का कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्कृत के कवि और नाटककार जो थे वो कालिदास के प्रमुख संस्कृत के ये कवि थे और नाटककार भी थे। इनका उल्लेख जो है वो पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में वर्णित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया हुआ है। ध्यान रखेंगे, कालिदास जो थे वो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। क्लियर। ध्यान रखेंगे, एहोल अभिलेख जो है इसकी रचना, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख जो है इसकी रचना जो है वह किसके द्वारा किया गया था, तो रवि कृति के द्वारा किया गया था। रवि कृति के द्वारा एहोल अभिलेख की रचना किया गया था। एहोल अभिलेख में कालिदास और भारवी का भी उल्लेख मिलता है। इसी एहोल अभिलेख में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, महाकालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख इसी एहोल अभिलेख में किया गया है। इसी एहोल अभिलेख में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की चर्चा की गई है। रवि कृति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के राज कवि थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान का खूब बखूबी से वर्णन किया गया है। इस एहोल अभिलेख के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश के महानतम शासक के रूप में जाने जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के महानतम शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर हत्या कर दिया था और वातापी कोंड की उपाधि स्वयं धारण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान जो है वो दान दिया था, वो था गुप्त वंश के शासक। गुप्त वंश के शासक जो थे उन्होंने ब्राह्मणों और एवं मंदिरों के लिए सबसे ज्यादा जो जमीन था, भूमि था, ग्राम था, वो अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के काल में भूमि दान की जो प्रक्रिया थी उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। गुप्तोत्तर काल में भूमि दान की प्रक्रिया में और अधिक तीव्रता आ गई थी। ध्यान रखेंगे, जब ग्राम दान में दिया जाता था, जब ग्राम जो था वो दान में जब दे दिया जाता था तो इस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति पर भी उस दान प्राप्तकर्ता का प्रभाव होता था। जो दान किया गया है, जिसके द्वारा वो जो दान होता था, वो दान किया जाता था, उसी का प्रभाव उस पर होता था। हर्षवर्धन जो है वो अपने उच्च अधिकारियों को वेतन के बदले भूखंड देना प्रारंभ कर दिया था। और इसी के कारण सामंतीवादी प्रवृत्ति को बल मिला था। यही कारण है कि उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी सन तक छोटे छोटे राज्यों का बोलबाला ज्यादा से ज्यादा हो गया था। इसी काल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर गुप्त काल के काल को। क्लियर। भारत में भूमि दान देने की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा, तो सातवाहन वंशों के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे, भूमि अनुदान, भारत में भूमि अनुदान का प्रारंभ जो है वो सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है। आप भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित इसमें से नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कौन सा प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो भास्कराचार्य ऑप्शन है, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य जो है वो प्रथम प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। ये ध्यान रखेंगे।
ये प्रसिद्ध गणितज्ञ प्लस खगोलविद हुआ करते थे। भास्कराचार्य ने इसी के तहत गणितज्ञ होने के कारण और खगोलविद होने के कारण ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा कई काव्यों की रचना की गई थी। महाभास्कर्य इन्हीं के द्वारा महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य ये दो खगोल शास्त्र के अंतर्गत लिखे गए पुस्तक में के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्लियर। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आर्यभट्टयम जो थे वो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था। आर्यभट्टयम नामक पुस्तक की रचना भी इसी में लिखी। आर्यभट्टयम भी इन्हीं भास्कराचार्य प्रथम द्वारा लिखा गया था। धनवंतरी की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो गुप्तकाल के महान चिकित्सक ये हुआ करते थे, उन्हें चिकित्सा का भगवान का दर्जा दिया गया था। धनवंतरी गुप्तकालीन ये चिकित्सा के भगवान की संज्ञा मिला था। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे, इन्हें चिकित्सा के भगवान का दर्जा दिया गया था। धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से कालिदास, बरानी, धनवंतरी, छंतक, अमर सिंह, शंकु, बेतालभट्ट, घटककर, भररुचि ये सभी शामिल थे। चरक की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो कनिष्क के दरबार के ये चिकित्सक हुआ करते थे। चरक कनिष्क के दरबार के चिकित्सक हुआ करते थे। इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी और इनके द्वारा लिखी गई आयुर्वेद पर प्रसिद्ध पुस्तक भी है चरक संहिता। सुश्रुत की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में, तो सुश्रुत प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक भी थे। सुश्रुत की बात करेंगे तो संहिता में अनेक प्रकारों के शल्य क्रिया का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, इन्हीं सुश्रुत के द्वारा 120 से अधिक प्रकारों के शल्य औजारों का भी उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखेंगे, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। किसके द्वारा कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया था? कामरूप में किसके द्वारा वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया था? ध्यान रखेंगे, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया था चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य ने, रामानंद ने, शंकर देव ने, तो ये शंकर देव, ऑप्शन नंबर 4 शंकर देव के द्वारा कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया था। कामरूप असम का प्राचीन नाम रहा करता था। ये कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम हुआ करता था। तो ये शंकर देव जो थे वो भक्ति काल में असम के सबसे बड़े संत हुआ करते थे। शंकर देव ने वैष्णव संप्रदाय के एक शरण पंथ की स्थापना की थी। शंकर देव के द्वारा वैष्णव धर्म के एक शरण पंथ की स्थापना शंकर देव के द्वारा असम के क्षेत्र में यानी कामरूप में किया गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे, शंकर देव के द्वारा हरिश्चंद्र उपाख्यान, अजामिल उपाख्यान, रुक्मिणी हरण काव्य, भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर ये सभी पुस्तकों की रचना की गई थी। क्लियर। चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करेंगे तो इनका बचपन का नाम विश्वंभर था, लेकिन निमाई पंडित लोकप्रिय नाम इनका बचपन का था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। साथ ही ध्यान रखेंगे निम्बार्काचार्य ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। रामानंद की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा गया था? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था।
अब ये प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण कब किया गया था, प्रस्तुतिकरण कब किया गया था संविधान सभा के समक्ष, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा का के प्रस्ताव को, और इसी के साथ संविधान की कार्यवाही को प्रारंभ कर दिया गया था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। इस प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली, तो ये भी ध्यान रखेंगे इस डेट को भी। तो स्वीकृति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रस्तावना की स्वीकृति मिली। प्रस्तावना को विद्वानों के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय दर्शन, परिचय पत्र, जन्म पत्री, सार तत्व कुंजी इत्यादि के नामों से भी इस प्रस्तावना को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कल्पनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली भूमिका को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्च 6 2006 विक्रमी एकक द्वारा अधिकार अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की कुंजी है, संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का प्रेमबल है। प्रस्तावना को प्रारंभ में संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन बेरुबारी बनाम मद्रास राज्य जो था, इस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था, उस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था और संसद उपयुक्त परिवर्तन इसमें कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था। केशवानंद बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन मौलिक ढांचा में परिवर्तन करने की शक्ति उसे नहीं दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ 1976 ईस्वी में, तो इस प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता जैसे 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। संविधान सभा के सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया था, लेकिन ध्यान रखेंगे प्रथम प्रस्ताव संविधान सभा में BN राव के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संसद का सचिवालय जो है वो किसके अधीन होता है, तो भारतीय संसद का सचिवालय जो होता है, ध्यान रखेंगे, सरकार से स्वतंत्र रहकर ये कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार से स्वतंत्र रहकर ये भारतीय संसद का सचिवालय काम करता है। इसी क्वेश्चन पूछता है, लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन काम करता है, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। इसी क्वेश्चन पूछेगा, राज्यसभा का सचिवालय किसके अधीन करता है, तो सभापति के द्वारा अधीन काम करता है। भारतीय संविधान के संसद के सचिवालय का उल्लेख जो किया गया है, संसद के सचिवालय का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 98 अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा सचिवालय स्पीकर के अधीन और राज्यसभा सचिवालय जो है वो सभापति के अधीन कार्य करता है। संसद सचिवालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जरा इसको समझ लीजिए, इसको क्या कार्य होते हैं। तो विधायी वित्तीय समिति, इस समिति जो होता है उनके कार्यकारी और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा प्रदान किया जाता है। संपादन तथा अनुवाद सेवा प्रदान किया जाता है। मुद्रण एवं प्रकाशन सेवा प्रदान किया जाता है। भाषा वर्ण सेवा प्रदान किया जाता है तथा वॉच एंड वर्म डोर कीपिंग और सैनिटेशन सेवा को प्रदान किया जाता है संसद के सचिवालय के द्वारा। क्लियर, खूब अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं कहा गया है। अब देखिए, उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसके पास 17 वसान यानी लोकसभा अध्यक्ष के बाद 17 वसान यानी प्रोरोगेशन के बाद भी सत्र को बुलाने की शक्ति होती है, ये गलत बात है। लोकसभा अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। 17 वसान के बाद भी सत्र बुलाने की शक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान नहीं किया गया है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, सत्र के आहूत और 17 वसान का अधिकार किसको किया गया है, राष्ट्रपति को किया गया है। ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, न कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान किया गया। क्लियर,
राष्ट्रपति द्वारा सत्र की शुरुआत और समापन की अधिसूचना जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, संसद का सत्र आहूत करना या सत्रावसान करना जो है उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। क्लियर, अनुच्छेद 85 में किया गया है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। स्पीकर या सभापति को सत्र आहूत या सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त नहीं प्रदान की गई है। स्पीकर को लोकसभा भंग करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है, ये भी आपको कंठस्थ ध्यान रखना है। स्पीकर और सभापति को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा संचालन अनुशासन बनाए रखने, सदन को स्थगित करने आदि का अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर। अब इसी में से क्वेश्चन आता है कि सभापति और उप सभापति का उल्लेख किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 89 में किया गया है। जबकि अब ये सभापति कहाँ होते हैं, राज्यसभा में, तो राज्यसभा के सभापति और उप सभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में किया गया है। जबकि लोकसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष की चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 93 में किया गया। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, अब जब अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, जाहिर सी बात है। अब अगर यदि जो अध्यक्षता कर रहे हैं उपाध्यक्ष लोकसभा की, तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह और क्या करेंगे, कौन सा अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। तो यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में प्रदान कर सकते हैं। क्लियर। मत जब बराबरी की स्थिति में हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में वो मतदान करने के अधिकारी होते हैं, यह एक अधिकार दिया जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पहले हम चर्चा कर चुके, लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इसकी चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 95 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष स्पीकर के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्षता जो करेगा इसकी चर्चा जो किया गया है वो अनुच्छेद 95 में किया गया है। क्लियर। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो और उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष को करनी है तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 95 में किया गया है। अनुच्छेद 96 में इसी से रिलेटेड क्या कहा गया है, अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि जब स्पीकर और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो वे पीठासीन वैसे स्थिति में नहीं होंगे, यानी उस समय कार्यकाल की भूमिका ये नहीं निभाएंगे, अपने पद पर नहीं रहेंगे। क्लियर। जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें यह शक्ति और अधिकार प्राप्त होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष को संविधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और भी अनुच्छेद ध्यान रखेंगे तो अनुच्छेद 100 कहता है कि जब सदन में पक्ष एवं विपक्ष के बीच मत बराबरी का हो जाए तो स्पीकर और सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 167 है। अनुच्छेद 167 है। अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया, मुख्य बातों को जरा ध्यान रखिएगा। तो समय समय पर राज्यपाल से मिलकर शासन संचालन का अवगत कराना, राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन प्रबंधन के बारे में सूचना चाहे तो वह उपलब्ध करा सकता है। किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो और राज्यपाल उस विषय पर कैबिनेट में विचार करने के लिए रखने का परामर्श दे दिया हो तो अवश्य वह उस विषय पर मंत्रिमंडल में विचार करना होगा। क्लियर। अब इसी के अंतर्गत समझेंगे और भी अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 क्या कहता है जरा समझिएगा। तो इसके अंतर्गत राज्य का कार्यपालिका का विस्तार उन विषयों पर होता है जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 163 का क्या कहता है, इसके बाद का है, तो इसके अंतर्गत राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है, तो इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के संस्कृति पर मंत्रियों को शपथ ग्रहण राज्यपाल की दिलाते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 164 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की क्या विशेषता होती है। जो फ्यूज में तार इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्या विशेषता होती है, जरा इस बात की भी चर्चा करेंगे। क्लियर। तो निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक ऑप्शन में है, निम्न प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, निम्न गलनांक। क्लियर।
तीसरा में है ऑप्शन, तीसरा में ऑप्शन उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, चौथा में उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का विशिष्टता यह होता है कि इसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है और इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। यही होता है फ्यूज तार का मुख्य विशेषता। चलिए, फ्यूज तार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज तार जो बना हुआ होता है वो किसके किसके मिश्रण से बना हुआ होता है? सीसा यानी पीबी, और इसमें पीबी कितना परसेंट? ये भी लिख लेंगे 37% पीबी होता है और प्लस टीन जो होता है उसका परसेंटेज 63% होता है। इन दोनों के मिश्रण से ही फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार जो होता है वो एक सुरक्षा युक्ति के रूप में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है परिपथ में। किसी भी फ्यूज तार से प्रवाहित धारा आई जो होता है उसका वर्ग फ्यूज तार की त्रिज्या के घन का समानुपाती होता है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो होता है वह क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, या क्रमशः बढ़ेगा या घटेगा? तो सही आंसर होगा कि जब पानी में साधारण नमक मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक जो होता है वो क्रमशः बढ़ेगा और घटेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किसी भी विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर वह विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यही होता है क्वथनांक बिंदु। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, क्वथनांक बिंदु उसका तो गर्म किया था तो नमक के अणु अधिक आकर्षण बनने के कारण पानी के अणुओं को वाष्पित करना मुश्किल बना देते हैं। चलिए, अब ध्यान रखेंगे, किसी भी द्रव्यमान के किसी भी द्रव्य के उबलने के कारण गैस या वाष्प में परिवर्तन को क्वथनांक तथा जिस निश्चित दर पर यह होता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण में किन किन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जरा इसका ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश की खूब आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जिसमें हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है एक रासायनिक उपचयन अपचयन प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का अपचयन होकर ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से आता है? तो जल के अणुओं का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अब इसी में ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के अणुओं का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति ATP तथा NADPH2 से मिलती है ऊर्जा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका जो होती है वो अंतःप्रद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम की होती है। यह राइबोसोम जो होता है वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण के लिए राइबोसोम जो होता है वो काफी उपयुक्त होता है। राइबोसोम की खोज देखेंगे, यह कोशिका में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म अंग होता है राइबोसोम, जिसकी खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर? अब राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाता है, और अगर भीतरी दीवारों पर पाया जाता है या अनुपस्थित है तो इसे सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा वाला अंग जो होता है उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है। अब ये देखेंगे कि लिम्फोसाइट श्वेत कणिकाओं का 25 से 30% भाग होता है। ये WBC का लिम्फोसाइट जो होता है WBC का कितना परसेंट? 25 से
33% हिस्सा WBC का यह होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षियों को बनाता है और उनकी वृद्धि को उत्तेजित करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड है, अभिवृक्क है, पीनियल है या लार ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी के अंतर्गत नहीं शामिल किया था? तो लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इसी में ध्यान रखेंगे, इसी के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि को भी शामिल किया। थायराइड तो है, थाइमस ग्रंथि को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया था। पैराथायराइड ग्रंथि को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विवरिक या ड्यूल ग्रंथि को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर। अब इसी में ध्यान देंगे मिश्रित ग्रंथि। क्वेश्चन पूछता है मिश्रित ग्रंथि कौन इसमें से है? तो मिश्रित ग्रंथि जो है वो अग्नाशय, पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चर्बी झिल्ली में सूजन आ जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है वो जब तब स्थिति उत्पन्न होता है मेनिंजाइटिस की, तब जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु में एक एक्स्ट्रा झिल्ली मेम्ब्रेन जो होता है वो सामने आ जाता है। क्लियर। अब इसी में से स्क्लेरोसिस जो होता है ये भी सॉरी ल्यूकीमिया के बारे में देखते हैं। ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण हो जाता है। स्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह एक प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक कवच को खत्म कर देता है, जिससे नस की क्षति हो जाती है, जो मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार को बाधित कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालिसिस तो जानते ही हैं कि पैरालिसिस लगभग सभी मामलों में तंत्रिका क्षति होती है, यानी नर्व डैमेज जब हो जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंकर थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? क्लिंकर थ्योरी ये क्या है? इसका संबंध जो है वो काल प्रभावन से है। क्लिंकर थ्योरी जो है इसका संबंध जो है वो काल प्रभावन से है। अब ध्यान देंगे कि क्लिंकर थ्योरी के अनुसार क्या है, तो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न जो रसायन कोशिकाओं में इकट्ठे या संचित होते हैं और मांसपेशी, हृदय तथा नर्व और ब्रेन को क्षतिग्रस्त करते हैं, इसी को क्लिंकर थ्योरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसे जेरोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए, हड्डियों के पोषण के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस के संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में अम्मा योजना की शुरुआत की है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग? अब ध्यान देंगे, प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। अम्मा योजना जो है वो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, और इस अम्मा योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को सरकार द्वारा 20,000 रुपया सालाना, इस योजना के तहत बेरोजगार महिला को सालाना 20,000 रुपया प्रदान किया जाएगा, सालाना दिया जाएगा। अब इसी में आपको क्वेश्चन आ जाता है अम्मा बोडी योजना। अम्मा बोडी योजना जो है वो आंध्र प्रदेश, अम्मा बोडी योजना किसके द्वारा? योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, जहां के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 1ली से 10वीं कक्षा तक पढ़ रहे विद्यार्थियों को माताओं के खाते में हर साल 15,000 रुपया जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां शुरू हुआ था? भारत का पहला ड्रोन केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रखेंगे शहर का नाम भी याद रखेंगे, तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की
स्थापना किया गया था। क्लियर? यह फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना गया है और यह भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करना है। क्लियर? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार के जिलों को आपको सजाना है। बिहार के निम्नलिखित जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम ऑप्शन में दिया हुआ दरभंगा, पटना, बेगूसराय और वैशाली। क्लियर? आरोही क्रम में आपको सजाना है, तो ध्यान रखेंगे आरोही क्रम में सबसे, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहला स्थान पर बेगूसराय आ जाएगा, सबसे पहले स्थान पर बेगूसराय आ जाएगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1549 है जनसंख्या घनत्व। क्लियर? दूसरे स्थान पर जो आपका आ जाएगा वो वैशाली का आ जाएगा और वैशाली का जनसंख्या घनत्व 1717 है। ध्यान रखेंगे 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। तीसरे स्थान पर इस क्रम में दरभंगा का स्थान आ जाएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, पहले कथन में दिया हुआ। दरभंगा का जो जनसंख्या घनत्व है 1728। तीसरे स्थान पर पटना का सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा 1823 है जनसंख्या घनत्व पटना जिला का। क्लियर? तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व दिए गए आपको कथन के अनुसार सबसे पहले स्थान पर आरोही क्रम में से जाकर सबसे कम बेगूसराय का है, दूसरे स्थान पर वैशाली का है, तीसरे स्थान पर दरभंगा का है, चौथे स्थान पर पटना का है। क्लियर? तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही मेल खाता है। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है भारत का, वो बड़े राज्यों की बात करेंगे वो है बिहार का, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा दिल्ली। क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, ओवरऑल जनसंख्या घनत्व बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर बात करेंगे तो 1106 व्यक्ति शामिल किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है उससे कहा है शिवहर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और शिवहर की जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो 1880 है। 1880 है। क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम ओवरऑल भारत की है। क्लियर? जहां की जनसंख्या घनत्व भी ध्यान रखेंगे 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP को कितनी फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सलाह देना अनिवार्य किया गया है? ध्यान देंगे कृषि एवं मूल्य आयोग 23 फसल पर, हालांकि कुल 24 फसलों पर MSP जारी करता है। ध्यान रखेंगे तो कृषि कीमत आयोग की स्थापना इसकी स्थापना जो है वो किया गया था 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ध्यान रखेंगे कृषि कीमत आयोग का नाम बदल दिया गया। कब बदला गया? 1985 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके 20 वर्ष के बाद CACP रख दिया गया था। CACP रख दिया गया था। क्लियर? इस समय इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग या कृषि कीमत आयोग। कृषि मूल्य आयोग। क्लियर? बाद में 1985 ईस्वी में से CACP के नाम से जाना गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक नलकूप और पंप सेटों का प्रयोग कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा नलकूप और पंप सेट जो स्थापित किया गया है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में। भारत में सर्वाधिक सिंचित प्रदेश जो है वो है उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत क्षेत्र वाला राज्य, प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर पूछेगा प्रतिशत सिंचित प्रतिशत वाला क्षेत्र जो है वो आ जाएगा हमारा पंजाब का। क्लियर है? भारत में कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 61.58% जो है वो कुओं और नलकूप के द्वारा, जबकि 24.54% जो है वो नहरों के द्वारा
और इसमें ध्यान रखेंगे कुल नलकूप के द्वारा, कुएं और नलकूप, कुआं प्लस नलकूप, भारत में नलकूप द्वारा सिंचाई जो होता है वो कितना होता है ओवरऑल पूरे भारत में 61.58%। चलिए और क्वेश्चन पूछेगा नहरों के द्वारा सिंचाई भारत में कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे नहरों के द्वारा सिंचाई जो भारत में होती है 24.54% होती है, जबकि तालाबों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसको भी ध्यान रखेंगे 2.97% होता है। और भी ध्यान रखेंगे अन्य साधन के द्वारा 10.91% होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसी में से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा, उसी में से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और भी पूछेगा भारत में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, तो नलकूप है। दूसरा सर्वाधिक साधन कौन सा है, नहर है। नलकूप सबसे पहला नलकूप है और दूसरा सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। क्लियर। इतना आपको ध्यान रखना। तालाबों में सिंचाई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो कांवर ताल जो है वो बेगूसराय में स्थित बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे यह भारत का 39वां कांवर ताल जो है वो भारत का 39वां रामसर स्थल था और बिहार का पहला था। इसे रामसर स्थल के रूप में नवंबर 2020 में मान्यता दिया गया था। कांवर झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील है। यह कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यह है सबसे बड़ी गोखूर झील है। भारत का प्रथम रामसर साइट झील भी पूछेगा तो ओडिशा का चिल्का झील आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन जो हुआ था वो कब किया गया था, बिहार के राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन जो है वो 26 मार्च 2021 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन 26 मार्च 1921 ईस्वी में किया गया था। यह उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला म्यूजियम बिएनाले कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो भारत का पहला म्यूजियम बिएनाले पटना में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन करना है। काल अनुक्रम में अब विभिन्न प्रकार का आर्थिक इतिहास दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के संस्था का नाम दिया हुआ है और उसके काल क्रम में किसकी स्थापना कब हुई थी, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे सबसे ऑप्शन में दिया हुआ है इरगा, सेबी, इरगा दिया हुआ है, सेबी दिया हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दिया हुआ है और नाबार्ड दिया हुआ है। सभी का देख लेते हैं एक बार जरा। इरडाई, IRDAI, इरडाई, इसकी स्थापना कब किया गया था, ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। सेबी की बात करेंगे तो सेबी की स्थापना जो है वो 1988 ईस्वी में किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो 1975 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन किया गया। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो आ जाएगा आपका वो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक 1975 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 आपके क्रम के अनुसार आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पठार मलनाड और मैदान में विभाजित किया गया है, कौन सा पठार है जो मलनाड और मैदान में दोनों में विभाजित किया गया था, कर्नाटक पठार। मलनाड और मैदान दोनों क्षेत्रों में विभाजित है कर्नाटक का पठार। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक का पठार। क्लियर। मलनाड का कन्नड़ भाषा में क्या अर्थ होता है, जरा इसको समझिएगा। मलनाड का मतलब क्या होता है कन्नड़ भाषा में, इसका अर्थ जो होता है मलनाड का वो होता है मलेनाडु। मलेनाडु ये होता है मलनाड का कन्नड़ भाषा में अर्थ।
मलेनाडु का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्षा की भूमि। इसका अर्थ क्या होता है? वर्षा की भूमि, मलेनाडु का मतलब होता है। क्लियर? अब और भी ध्यान दीजिएगा, तो इस क्षेत्र के उत्तर में कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में प्राय हर साल वर्षा होती है, जिस कारण से इसका नाम मलेनाडु रखा गया था। मालाबार तट जो है वो केरल में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मंगलौर तट कर्नाटक में स्थित है, कोंकण तट पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथरो और जयंती किसकी सहायक नदियां हैं? पाथरो और जयंती जो है वो अजय नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी में है अजय नदी। अजय नदी जो है वो बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। ध्यान रखेंगे, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन तीनों राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है अजय नदी। अजय नदी जो है वो हुगली नदी या भागीरथी नदी की एक उपनदी है। यह अजय नदी किसकी उपनदी है? तो अजय नदी जो है वो हुगली नदी की उपनदी है। उपनदी है ये अजय नदी। अजय नदी बिहार के जमुई जिले के बटपार नामक स्थान से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ है? बिहार में। बिहार में है। अब बिहार में भी कहाँ है ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ। तो जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में। कहा जमुई जिले में? बटपार में। क्लियर? बटपार नामक स्थान से निकलती है। पाथरो और जयंती नदी जो है वो झारखंड में, और कुमुनी और कुनूर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में अजय नदी में आकर गिर जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भारत सरकार के द्वारा निकल के भंडार की खोज किया गया है? बिहार के किस जिले में? तो बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई और रोहतास आदि जिलों में। गया, जमुई, रोहतास, औरंगाबाद, इन सभी जिलों में ध्यान रखेंगे, इन सभी जिलों में जो है बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा निकल के भंडार की खोज जो है बिहार के जमुई, गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा इत्यादि जिलों में की गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? तो मंझार कुंड जो है वो बिहार के रोहतास जिला में स्थित है। मंझार कुंड यह सासाराम के पास स्थित है। रोहतास में सासाराम के पास स्थित है मंझार कुंड। यह हर वर्ष पारंपरिक रूप से हजारों लोग रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। यानी इसका संबंध, इस कुंड का संबंध जो है वो रक्षाबंधन के त्योहार से है। बिहार में मुख्यतः राजगीर, मुंगेर, गया में प्रसिद्ध गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। इस गर्म कुंड में लवण और गंधक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर के सरकी शासक के अधीन आया था? जौनपुर के सरकी शासन के अधीन आ गया था। ये जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरभंगा से बक्सर तक का क्षेत्र जो था वो आ गया था। तो बिहार के दरभंगा से बक्सर तक का क्षेत्र सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर के सरकी शासक के अधीन आ गया था। जौनपुर शहर की स्थापना की अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने चचेरे भाई जूना खां के नाम पर किया गया था। जौनपुर राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां नामक हिजरा ने किया था। जौनपुर राज्य की स्थापना की है। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना जो है वो 1300, जौनपुर में सरकी शासन जो हुआ था, जौनपुर में सरकी शासन 1394 ईस्वी में जो है वो स्थापित हो गया था। ख्वाजा जहां जो है वो मलिक सरवर के नाम से अधिक लोकप्रिय हुआ था। ख्वाजा जहां ने मलिक उस सर्किल पूर्व का स्वामी की उपाधि भी धारण किया था। जौनपुर को पूर्व का सिराज और भारत का सिराज भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान की राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए की अधिकतम राशि जो है वो प्रदान की जाती है। क्लियर? वो प्रदान की जाती है। अब इसी में ध्यान रखेंगे, यह जो नलकूप योजना है इसकी शुरुआत 2022 में किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। यह 2022 में योजना शुरू किया गया था। इसमें नलकूप के बोरिंग के लिए 100 रुपया प्रति फीट की दर से प्रदान किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक्सपी में
आइटम को अरेंज करना क्या कहलाता है? विंडोज एक्सपी जो होता है उसमें आइटम को अरेंज करना जो होता है वो डिस्क डिफ्रेगमेंट कहलाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क डिफ्रेगमेंट जो होता है वो विंडोज एक्सपी में आइटम्स को रीअरेंज करने की एक पद्धति होती है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ अनेक ड्राइवर प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसे विंडोज एक्सपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। कौन सा? इनबॉक्स। ऑप्शन नंबर ए, इनबॉक्स। इनबॉक्स ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स हो जाएगा। इनबॉक्स जो है वो एक प्रकार का फोल्डर होता है जिसमें आपका इनकमिंग मेल स्टोरेज जमा होता है। यदि आप ईमेल प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो इसके तहत मेल को POP3 खाते से चेक करते हैं तो संदेश आपके स्थानीय हार्ड ड्राइव और इनबॉक्स में डाउनलोड हो जाता है। इनबॉक्स में मेल का संग्रह होता है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने और हटाने के लिए भी उपलब्ध होता है। अब इसी के अंतर्गत आउटबॉक्स समझेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स क्या है? तो आप यह जो संदेश होता है उसके लिए एक होल्डिंग सेल होता है आउटबॉक्स, जब तक कि वे सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता या रिसीवर को सफलतापूर्वक भेज नहीं देता तब तक यह अपने आप में होल्ड किया हुआ रखता है आउटबॉक्स। क्लियर? सेंट बॉक्स ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सेंट बॉक्स मतलब होता है भेजा गया फोल्डर। तो सभी संदेशों का एक संग्रह होता है सेंट बॉक्स जो मेल सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता या रिसीवर को सफलतापूर्वक वितरित कर दिया गया है या दे दिया गया है। और स्पैम एक सफलतापूर्वक स्पैम जो है वो एक अवांछनीय जंक ईमेल होता है जो एक अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची को भेजा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप होता है? तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो वायरस अटैक का एक रूप होता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो वैध लगता है परंतु किसी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से डेटा चुराने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया था। ट्रोजन हॉर्स शब्द ट्रोजन शुद्ध की कहानी से निर्मित होता है। ट्रोजन की सहायता के लिए किसी सिस्टम का सुदूर नियंत्रण किया जा सकता है। तो यह एक वायरस अटैकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कंट्रोल प्लस होम की का इस्तेमाल करके इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाया जा सकता है। क्लियर? इसके साथ ही याद रखेंगे इंसर्शन पॉइंट जो होता है वो एक डिजिटल इंटरफेस होता है जो कि एक बिंदु के रूप में जिस पर टाइप किए गए अक्षर या अन्य इनपुट स्क्रीन पर डाले और प्रदर्शित किए जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ताओं की बिक्री से पहले और बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए 24x7 इनबाउंड संपर्क केंद्र शुरू करने वाला पहला भारतीय निजी जीवन बीमाकर्ता बन गया है? बहुत अच्छा। SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है वो उपभोक्ताओं की बिक्री से पहले और बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए 24x7 इनबाउंड संपर्क केंद्र मतलब 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे इनबाउंड संपर्क केंद्र शुरू किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। क्लियर? SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देश का सबसे भरोसेमंद है ये SBI लाइफ इंश्योरेंस। यह कंपनी द्वारा प्रदान किया गया बीमा समाधानों से संबंधित खरीद से पहले और खरीद के बाद प्रश्नों को संबोधित करने के लिए अपने समर्पित 24 घंटा 7 दिन तक इनबाउंड संपर्क केंद्र लॉन्च किया है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तर पूर्वी में डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? वह लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर ए। इसको ये एक ऐसा हवाई अड्डा है जो उत्तर पूर्व में डीजी यात्रा सुविधा करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और ये कहाँ स्थित है इसके भी ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में स्थित है।
क्लियर। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है और इस प्रकार की सुविधा वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। डीजी यात्रा जो है ये सेवा हवाई अड्डा के 3 प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध होगी। प्रथम प्रवेश द्वार, दूसरा चेक इन और तीसरा बोर्डिंग क्षेत्र के रूप में। डीजी यात्रा जो है वो हवाई अड्डों पर यात्रियों को एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है। साथ ही डीजी यात्रा जो है वो सुविधा का उद्देश्य देने का मतलब है कि विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता को खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनडे विश्व कप, यहाँ पे विश्व कप बनाइए। वनडे विश्व कप 2023 के लिए कितने शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो 2 शुभंकरों का ये जो अनावरण किया गया है, ध्यान रखेंगे 2 शुभंकर का अनावरण किया गया है। वनडे विश्व कप जो होना है इस बार का 13वां, इस बार इसका 13वां आयोजन होगा और कुल कितने टीमें शामिल होगी? तो 10 टीम इसमें शामिल होगा। क्लियर, इसमें 10 टीम को शामिल किया गया और इसका मेजबान जो है वो भारत को रखा गया है। ये जो दोनों शुभंकर है वो लैंगिक असमानता को दूर करने वाला शुभंकर रखा गया, मॉस्कोट रखा गया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत आईसीसी अंडर 19 महिला और पुरुष विजेता कप्तान जो है शेफाली वर्मा और यश घूल ने इसमें भाग लिया है और ये गुरुग्राम में शुभंकर को लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक कानूनी अधिकारी की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? तो ध्यान रखेंगे यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है वो ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत को विश्व स्तर पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? वो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने भारत को विश्व स्तर पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है? और वो है उत्तराखंड पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये अभिक्रिया उदाहरण देखिए MgOH का होल प्लस प्लस 2 HCl तो मिला के MgCl2 बना है और H2O बाहर हुआ है जल के रूप में। ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण के रूप में जाना गया है, जरा इसको देखिएगा। तो ये एक जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया अगर HCl के साथ कराई जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और H2O जो है वो बाहर आ जाता है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। होता क्या है उदासीन अभिक्रिया, जरा इसको समझिएगा। तो जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, एक अम्ल है MgOH अम्ल है और जब यह क्षार HCl से अभिक्रिया कर रहा है तो करने के बाद लवण एवं जल का निर्माण अगर हो रहा है तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर A प्लस B दोनों अलग अलग है रसायन और दोनों साथ में अभिक्रिया किया जिसके कारण AB बना दिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्लियर। अब ध्यान देंगे इसी के अंतर्गत अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ अपघटन अभिक्रिया। अपघटन क्या है? तो ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत के उपयोग के द्वारा जब किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दिया जाता है तो इस अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण भी इसका समझेंगे कि CaCO3। अब इस पर जब हम प्रयोग करेंगे ऊष्मा प्रकाश या विद्युत का तो ऐसे स्थिति में यह टूट जाएगा और CaO प्लस CO2 बनाएगा। इसे ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। साथ ही ध्यान रखेंगे अपक्षेपण अभिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डाइऑप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3 डाइऑप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता
क्षमता कितना दिया हुआ है उत्तल लेंस की क्षमता, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता को प्लस में डिनोट किया जाता है, तो प्लस 5D दिया हुआ है। क्लियर। अवतल लेंस की क्षमता दिया हुआ है, अवतल लेंस की क्षमता आपको दिया हुआ है कितना, -3D। अब कुल क्षमता कितना हो जाएगा, कुल क्षमता जो हो जाएगा वो P1 + P2 हो जाएगा बराबर 5 और -3 हो जाएगा, क्योंकि +5 तो कितना हो जाएगा आपका 2, आपका +2D जो है टोटल क्षमता हो जाएगा। अब फोकस दूरी आपको निकालने के लिए कहता है, तो फोकस दूरी यानी F बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 1/P, और 1/P कितना में होता है, मीटर में, इसका मीटर में होता है, जिसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/P कर देंगे, P का मान 2 आया है, आप देंगे तो +50 फोकस दूरी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर। सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुल खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाना है तो हम प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल, जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। खाने वाला सोडा जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा, और अम्लीय यौगिक जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट या सिट्रिक एसिड का यह मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त हो जाता है, यह CO2 खाद्य पदार्थों को स्पंजी बना देता है। क्लियर है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भी देख लेते हैं, तो अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए झाग युक्त पेय पदार्थ अपरिवार नियोजन गोलियां जो होती है उसके निर्माण में भी किया जाता है। साथ ही आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब इसी में सोडियम क्लोराइड दिया गया है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसको क्या कहा था, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट इसे कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया इनमें से किस ऑपरेशन का उद्देश्य माफिया गिरोहों को समाप्त करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन कोबरा को शुरू किया गया है। ऑपरेशन कोबरा को शुरू किया गया है, जिसमें माफिया गिरोहों को समाप्त किया जाएगा। साथ ही बाकी का भी ध्यान रखेंगे, सभी बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन टास्क फोर्स की स्थापना की बात किया जाए तो ऑपरेशन टास्क फोर्स जो है वो नक्सली के उन्मूलन के लिए, नक्सली उन्मूलन हेतु बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन जगुआर की अगर बात करेंगे तो अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा के क्षेत्र जो है उसमें सक्रिय अपराधियों को सफाया करने के लिए जगुआर ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन कामदून की अगर जब बात करेंगे तो दमरिया में भी भीषण नरसंहार जो हुआ था उसके आरोपियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ही कामदून ऑपरेशन नाम दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय योजना 2 को लागू करने हेतु राज्य सरकार ने किस तिथि को स्वीकृति दी थी। इसे तो 15 दिसंबर 2020 को इसे स्वीकृति मिली थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे 7 निश्चय योजना 2 जो है वो 2020 से लेकर 25 तक लागू रहेगा, जिसको स्वीकृति 15 दिसंबर 2020 को दिया गया है। इस योजना को लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल चुकी है। और इसके अंतर्गत 7 निश्चय योजना के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जैसी योजना को लागू किया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कमी रहे वो भी बताइएगा, पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।